हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है गाइस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। देखो गाइस, अगर आप चाहते हैं अकाउंटेंसी के आगे के जो चैप्टर हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आए, सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल करके समझाऊँ वो सारी चीज़ें आप समझ पाओ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपको बहुत ही पेशेंस रख करके सारी बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी। गाइस, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में या फिर ये जो पीडीएफ मैंने लिया इसमें जो कंटेंट मैंने लिखे हैं वो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। गाइस देखो, अभी तक आप लोग बहुत छोटे थे, ठीक है, और आप लोग बहुत सारे काम करते थे अपने घरों में या फिर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने पापा के साथ, अपने मम्मी के साथ, जैसे खाना खाना, पानी पीना, पढ़ना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन अकाउंटेंसी को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में करते थे। अकाउंटेंसी को तो सिर्फ उन चीज़ों से मतलब है जो बिजनेस के अंदर होती हैं, क्योंकि हम क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर हम सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है। तो देखो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब एक ऐसा ट्रांजैक्शंस जो मनी से रिलेटेड है, ठीक है। और लिखा हुआ इकोनॉमिक इवेंट या फिर कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हो इंटर्ड इनटू बाय टू पार्टी, जो कि दो पार्टी के बीच में किया जा रहा हो, इन्वॉल्विंग ट्रांसफर, ठीक है, या फिर कह रहा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, जैसे मान लो आप बड़े होकर के कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस करने के लिए आपको ट्रांजैक्शंस तो करना पड़ेगा। सर ट्रांजैक्शंस क्या होता है? गाइस, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन करना, यानी कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक इंसान से दूसरे इंसान के पास, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप मान लो आप क्या करते हो, एक कपड़े की दुकान करते हो, तो अगर आपने कपड़े की दुकान किया तो आपको ट्रांजैक्शंस करना पड़ेगा। सर क्या ट्रांजैक्शंस करना पड़ेगा? तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कपड़े परचेज करना पड़ेगा। कपड़े को परचेज करके आपको अपने बिजनेस में स्टॉक लगाना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर आएंगे, या खाली कमरे में कस्टमर आएंगे? नहीं, अगर आप खाली कमरा लिए हैं तो उसमें कोई कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर तो तब आता है जब आपके पास स्टॉक होता है। तो स्टॉक करने के लिए या स्टॉक लगाने के लिए अपने बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांजैक्शंस करना पड़ेगा। किसी भी होलसेलर से, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है कपड़े का, उससे सबसे पहले आप क्या करते हो, कपड़े को परचेज करते हो, यानी कि खरीदते हो, फिर उस कपड़े को क्या करते हो, कस्टमर्स को बेचते हो। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस दो पार्टी के बीच में करो। क्या कहा मैंने? दो पार्टी के बीच में। देखो कोई भी ट्रांजैक्शंस तभी पॉसिबल है जब हम दो पार्टी के बीच में करते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक पेन है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये पेन मान लो अगर मुझे बेचना है, तो एक पार्टी तो हो गया कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ, लेकिन बताओ अगर दूसरी पार्टी यानी जो इसको खरीदेगी वो ही ना हो तो क्या ये ट्रांजैक्शंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रांजैक्शंस होने के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शंस का होने के लिए दो पार्टी का, मिनिमम दो पार्टी का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक पार्टी को सामान देते हैं और दूसरी पार्टी से सामान पैसा लेते हैं। तो इससे क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इट मीन्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखो, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी अकाउंटेंसी में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका नेचर फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल का मतलब जो मनी से रिलेट करता हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मेरी एक दुकान है, मैं बैठा हूँ, एक इंसान आया और मुझसे पूछा और बताओ क्या हाल है, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे भी तो दो पार्टी हो गई भाई, एक सामने वाला है जो मुझसे मेरी हाल पूछ रहा है और मैं उसको बता रहा हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ भी तो क्या नाम है, दो पार्टी हो गई। लेकिन क्या इस चीज़ को मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ? नहीं ना, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो दो पार्टी के बीच में हो रहा हो, और दूसरी चीज़ उसका नेचर फाइनेंशियल हो, यानी वो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर का हो, मतलब जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक इवेंट इंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, जो दो पार्टी के बीच होता है, इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या शामिल होता है? ट्रांसफ़र। देखो या तो हम कोई चीज़ किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है
और उस पेन को मैंने आपको दे दिया और बदले में आपसे 10 रुपया ले लिया। इसका मतलब मैंने पेन आपको ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन बदले में आपने मुझे क्या दिया? पैसा दिया। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है और इसमें मनी का भी इन्वॉल्वमेंट है। भाई मैंने आपको सामान दिया, आपने मुझे पैसा दिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें क्या है? मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर हम कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर मान लो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी दूसरे पर्सन से या किसी भी दूसरी पार्टी से हम गुड्स या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बदले में आपसे फीस ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ और सर्विस के बदले आपसे मैं पैसा ले रहा हूँ। तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन में पैसा भी इन्वॉल्व है। ठीक है। या फिर किसी भी इंसान से मैं मान लो कोई भी गुड्स खरीद रहा हूँ, कोई भी सामान खरीद रहा हूँ, जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ किसी दुकान पे, तो कोई भी सामान परचेज करता हूँ, तो बदले में मैं क्या देता हूँ? पैसा देता हूँ। तो ये भी क्या है? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो कहने का मतलब बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब दो पार्टी के बीच हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, या वो ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और आगे लिखा हुआ एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस जो दो पार्टी के बीच में हो रहे हैं, जिसका नेचर फाइनेंशियल हो, तो उसे हम क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी अकाउंट्स का जो रजिस्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है, वही बात कह रहा कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको हम मनी में मेजर कर सकते हो, तभी वो जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है बिजनेस में जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊँ, एक इवेंट की बात करूँ। इवेंट का मतलब होता है घटना, कुछ भी होना। जैसे मान लो मेरे बिजनेस में एक एम्प्लॉय है जो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। तो किसी भी एम्प्लॉय का हार्ड वर्किंग होना, किसी भी एम्प्लॉय का ऑनेस्ट होना यानी ईमानदार होना, वो बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इवेंट। लेकिन क्या उसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ कि कोई भी इंसान कितने पैसे का ईमानदार है या कोई भी इंसान कितने पैसे का हार्ड वर्किंग है? तो किसी की हार्ड वर्किंग को या किसी की ईमानदारी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो भले इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, फिर भी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो हम उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को या फिर हम उन्हीं इवेंट्स को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो वही चीज़ ये बोल रहा है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जैसे मान लो मैं कोई भी गुड्स परचेस करता हूँ, जैसे मान लो मैं मार्केट में गया और किसी दुकान से कोई सामान खरीदा, तो भाई जो सामान हम खरीदते हैं उसकी कोई कुछ ना कुछ तो मनी वैल्यू होती है जिसके बदले में हम पे भी करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कपड़ा खरीदा 1000 रुपये का, एक जीन्स मैंने खरीदी, तो अब वो जो जीन्स है ना वो मेरे लिए गुड्स तो है, लेकिन उसके बदले में मैं 1000 रुपया भी तो दे रहा हूँ, मतलब वो जीन्स की एक मनी वैल्यू है। तो उसको हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती या जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ, जैसे परचेज ऑफ गुड्स। अब मान लो हमने क्या किया, किसी से गुड्स परचेज किया। सर गुड्स क्या होता है? अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। गुड्स का मतलब होता है सामान, यानी जैसे मान लो मेरे पास कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा जिसमें मैं डील कर रहा होता हूँ वो मेरा गुड्स है। तो अगर मैं किसी से भी किसी दूसरी पार्टी से मैं कपड़ा परचेज करूंगा, तो कपड़े का परचेज करना वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी से कपड़ा परचेज करता हूँ तो यहाँ पे दो पार्टी है, एक पार्टी मैं और एक पार्टी जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? कपड़ा परचेज करूँगा, यानी कपड़ा लूँगा और बदले में उसको पैसा दूंगा। तो ये क्या है? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसके बाद लिखा हुआ सेल ऑफ गुड्स। अब देखो जो कपड़ा मैंने खरीद के लाया वो किस लिए लाया हूँ? उसको आगे रीसेल करना है, मतलब कस्टमर को बेच देना है। तो जब मैं कस्टमर को बेचता हूँ वो गुड्स यानी कि कपड़ा, तो उससे भी मैं क्या करता हूँ? पैसा लेता हूँ। तो यहाँ भी दो पार्टी हो गई, एक मैं जो कि मैं कपड़े को बेच रहा हूँ और दूसरा कस्टमर जो खरीद रहा है। तो मैं जो कपड़ा है वो कस्टमर को दूंगा और कस्टमर से क्या लूंगा? पैसा लूंगा। तो ये भी क्या है? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ भी दो पार्टी हैं और जो ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, यानी मैं कपड़ा दूंगा तो पैसा लूंगा। ठीक है। इसके बाद है रेंट पेड। रेंट पेड का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरी जो दुकान है, मेरी जो शॉप है वो मेरी खुद की नहीं है, मतलब जिस रूम में मेरी शॉप है वो मेरा रूम खुद का नहीं है, वो मैंने किसी लैंडलॉर्ड से रेंट पे लिया है। तो उसका रूम अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो उसके बदले में मुझे हर महीने रेंट देना पड़ेगा। रेंट आपने देखा कैसा होता है? लाल पीला हरा लेना नहीं। रेंट जो होता है जब उसकी हम पेमेंट करते हैं तो उसका हम कैश में पेमेंट करते हैं। वो भले बोला जाए कि हमको रेंट मिला या हमने रेंट पे किया, लेकिन उसके बदले हम क्या पे करते हैं? कैश पे करते हैं। तो देखो यहाँ भी दो पार्टी है, एक तो मैं
जो कि मैं लैंडलॉर्ड का कमरा जो दुकान है, जो कमरा है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके बदले में मैं उसको रेंट दे रहा हूँ। तो जो मेरा लैंडलॉर्ड है एक पार्टी वो, और उसकी प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक इंसान में हो गया। तो यहाँ भी दो पार्टी हैं, उसका प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका रूम मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके बदले में मैं उसको रेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। इसके बाद आगे लिखा हुआ सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉई। अब जैसे मान लो मेरा बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है और उसमें सारे काम मैं नहीं करता, मैं कुछ इंसान को, कुछ आदमियों को, कुछ कर्मचारियों को रखा हूँ, ठीक है, और उनसे काम करवाता हूँ और उनसे काम करवाने के बदले में उनको मैं सैलरी देता हूँ। तो सैलरी मतलब कैश देता हूँ। तो यहाँ भी दो इंसान हो गए, एक मैं, एक मेरा एम्प्लॉई जो काम कर रहा है। तो वो मैं क्या करता हूँ, उससे काम करवाता हूँ, उससे सर्विस लेता हूँ और उस सर्विसेज के बदले में मैं उसको सैलरी देता हूँ। तो यहाँ भी दो पार्टी हो गई और दोनों पार्टी के बीच में क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। यानी कि मैं एम्प्लॉई से सर्विस लेता हूँ और बदले में कैश देता हूँ। तो ये भी क्या है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इसके बाद आगे कह रहा कि परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स, जैसे कि मशीन हो गया, बिल्डिंग। आगे हम पढ़ेंगे कि फिक्स असेट्स क्या होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जान लीजिए कि जो मशीन होती है, जो बिल्डिंग होता है, बिजनेस का जो बिल्डिंग होता है, या फिर जो फिक्स असेट्स होती है, यानी कि जो मशीन वगैरह होता है, इसको भी तो हम परचेज करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, किसी भी वेंडर से हमने मशीन परचेज किया। सर वेंडर कौन होता है? तो वेंडर वो पर्सनालिटी होती है जो किसी भी असेट्स को बेचती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेंडर से कोई भी मशीन या कोई भी एसेट्स परचेस करते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं। तो यहाँ भी दो पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, एक मैं, यानी कि मैं तो मशीन को परचेस कर रहा हूँ और बदले में क्या दूंगा, उसको पैसा दूंगा। तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हो गया गाइस, जब दो पार्टी के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा हो और एक पार्टी क्या कर रही हो, कोई सामान ले रही हो और बदले में दूसरी पार्टी को वो क्या दे रही हो, पैसा दे रही हो। यानी कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके बीच में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ठीक है, और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसकी कोई मनी वैल्यू होती है, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट नहीं बल्कि इसी में देखो, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है इसको और डेप्थ में समझते हैं। देखो, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है इसको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट और एक को हम डिवाइड करते हैं मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू के बेसिस पर। ठीक है, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें भी फर्दर दो टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। सर इंटरनल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? गाइस इंटरनल ट्रांजैक्शंस का मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, बिजनेस के बाहर के लोगों से ट्रांजैक्शंस नहीं होती। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, तो गाइज इसमें एक एग्जांपल अभी के लिए आप रट लो, बाद में मैं उसका मतलब समझा दूंगा। इंटरनल ट्रांजैक्शंस में आपका डेप्रिसिएशन आता है। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो गाइज मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर है, या फिर मैं आगे जो है डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है वो सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब कोई बिजनेसमैन कोई भी फिक्स असेट्स को यूज़ करता है, जैसे मशीन हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, ये सब क्या है, फिक्स असेट्स है। तो उस फिक्स असेट्स को यूज़ करते हैं अगर हम, तो उसकी वैल्यू में फॉल आता है। भाई जैसे मान लो एक मोबाइल फ़ोन मेरे पास है, आज मैंने उसको ख़रीदा, फिर मैं उसको यूज़ करने लग जाता हूँ, तो जैसे जैसे उस मोबाइल फ़ोन को मैं यूज़ करता हूँ तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। अगर मान लो आज मैंने कोई मोबाइल परचेज़ किया 10,000 की, तो आपको क्या लगता है एक महीने बाद भी वो 10,000 की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी, 10,000 से कम में बिकेगी, मान लो 8,000 में बिकेगी। तो 2,000 से उसकी वैल्यू में क्या आ गया, फॉल आ गया। तो दैट फॉल इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। तो जो मशीन होती है गाइज बताओ, वो बिजनेस के बाहर यूज़ होती है, बिजनेस के अंदर? बिजनेस के अंदर यूज़ होती है। तो बिजनेस के अंदर हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं, मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने की वजह से, मशीन को चलाने की वजह से उसकी वैल्यू में फॉल आता है। तो वो फॉल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और क्योंकि मशीन बिजनेस के अंदर यूज़ होती है इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस। गाइज अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। फिलहाल इतना समझो, इंटरनल ट्रांजैक्शंस में क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस का मतलब जो ट्रांजैक्शंस हम बाहर के लोगों के साथ करते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई कस्टमर है, उसका नाम है राम, उसको मैंने सामान बेच दिया। मान लो मेरा कौन सा बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, तो उसको मैंने कपड़े बेच दिया। तो अब जिसको भी मैंने कपड़े बेचे या जो कस्टमर मेरा है वो बिजनेस के बाहर का है। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस के बाहर किसी भी इंसान से ट्रांजेक्शन्स करता हूं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू के आधार पर,
इसमें भी फर्दर दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक को बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब जैसे मान लो हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा और उससे हमने पैसा ले लिया, तुरंत ले लिया, जैसे सामान बेचा तुरंत हमने उससे पैसा ले लिया, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने आपको सामान बेचा लेकिन आपने तुरंत पैसा नहीं दिया, आपने कहा कि मैं इसका पेमेंट 1 महीने के बाद कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, यानी उधार पे ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब सामान बेचा तुरंत हमने पैसा ले लिया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का मैंने मतलब हमने आपको सामान बेचा लेकिन आप पैसा उसका हमको बाद में दोगे, या फिर हमने मान लो आपसे सामान खरीदा और उसका पेमेंट हम आपको बाद में करेंगे, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है उसका पूरा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आज की जो नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसको समझते हैं। देखो अभी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का जब हम एग्जाम्पल समझ रहे थे तो इसमें देखो एक एग्जाम्पल आया था परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल आया था सेल ऑफ गुड्स। अब इसमें ये जो गुड्स वर्ड आ रहा था इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। तो अगली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स। ठीक है, तो देखो गाइस मैं पहले आपको समझा दे रहा हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ। गुड्स का मतलब होता है कोई भी फिजिकल आइटम हमारे बिजनेस में, यानी जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस में जो फिजिकल आइटम होता है, फिजिकल आइटम का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, और जिस चीज़ में हम डील करते हैं, जो हमारा फिजिकल आइटम हो और उसमें हम डील कर रहे हो, मतलब वो मेरा धंधा हो, उसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो हमारा गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, तो व्यापार के अंदर जो फिजिकल आइटम होता है जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, जिसको हम परचेज करते हैं किस लिए, बेचने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा काम है पेन खरीदना और पेन बेचना, पेन खरीदना और पेन बेचना, तो पेन मान लो अगर मैं खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं पेन में डील कर रहा हूँ। अब ये जो पेन है गाइस ये एक फिजिकल आइटम ही तो है भाई, पेन को मैं टच कर सकता हूँ, पेन को मैं देख सकता हूँ, तो पेन मैं खरीदूंगा क्यों? अगर मान लो मैं पेन का बिजनेस कर रहा हूँ तो पेन मैं क्यों खरीदता हूँ, लिखने के लिए या बेचने के लिए? बेचने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार के अंदर जो फिजिकल आइटम होता है दैट आर परचेज, जिसको हम परचेज करते हैं, क्यों करते हैं, टू बी सोल्ड, ताकि हम उसे आगे बेच सकें। ठीक है, आगे लिखा हुआ द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल और परचेज ऑफ अ बिजनेस, यानी वो सारे आइटम जो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं जिसमें हम डील करते हैं, और वो फिजिकल होना चाहिए, यानी उसको हम देख सकें, उसको हम छू सकें, तो वो क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आपने देखा होगा आपके आसपास राशन वाले की दुकान होती है, तो राशन वाला जो भी चीज़ें बेच रहा होता है, जो आइटम बेच रहा होता है, वो उसका गुड्स कहलाता है। जैसे राशन वाला क्या बेचता है, राशन वाला चावल बेचता है, राशन वाला दाल बेचता है, राशन वाला शैम्पू बेचता है, राशन वाला साबुन बेचता है, राशन वाला टूथपेस्ट बेचता है, राशन वाला ऑयल बेचता है, राशन वाला जितनी भी चीज़ें, मतलब राशन की दुकान में, राशन वाले की दुकान में जितने भी आइटम होते हैं जिसमें वो डील करता है, जिसको वो बेचता और ख़रीदता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके लिए गुड्स कहलाती हैं। एक चीज़ याद रखना, ये जो गुड्स होता है यानी जिस चीज़ में हम डील करते हैं, ये अलग अलग बिजनेस में अलग अलग हो सकता है, यानी जो अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं तो अलग अलग टाइप के बिजनेस में अलग अलग गुड्स हो सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे देखो एक बहुत सिंपल से डेफिनेशन लिखी हुई है, कह रहा कि एनी बिजनेसमैन इन विच ही डील्स इज कॉल्ड गुड्स, यानी कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज़ में वो डील करता है वो उसका गुड्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क फॉर डेयरी मिल्क, अब जो डेयरी मिल्क वाले हैं वो किस चीज़ में डील करते हैं, मिल्क में, भाई उनका काम है मिल्क को खरीदना, मिल्क को बेचना, तो मिल्क उनके लिए क्या है, गुड्स कहलाएगा। वुड फॉर कारपेंटर, अभी जो एक कारपेंटर है वो किस चीज़ में डील करता है, वो सबसे पहले एक लकड़ी खरीदता है, लकड़ी से वो कुछ अदर चीज़ बना देता है, जैसे कि चेयर, जैसे कि सोफ़ा, जैसे कि बेड, तो वो क्या करता है, उस चीज़ में डील करता है। तो जो वो वुड खरीदता है, ठीक है, वो उसके लिए क्या है, गुड्स कहलाता है। अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, फॉर मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर वाला है, वो किस चीज़ में डील करता है, मेडिसिन में, तो मेडिसिन उसका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज़ में डील करता है गाइस वो उसका क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुड्स का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास कपड़े की दुकान है, तो मेरा काम क्या है, कपड़े खरीदना, कपड़े बेचना, तो कपड़ा मेरा क्या है, गुड्स कहलाता है। मान लो मेरे पास, मान लो ये पेन, मेरे हाथ में पेन है, मान लो मेरा काम है पेन का बिजनेस करना, तो मैं पेन को खरीदूंगा और पेन को ही बेचूंगा, तो पेन मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स होगा। तो कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज़ में डील करता है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो सुनो, अगर कोई राशन वाला
अगर कोई राशन वाला क्या नाम है दाल खरीदता है, चावल खरीदता है बेचने के लिए, तो वो कभी ये नहीं लिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मैंने दाल खरीदा, मैंने चावल खरीदा। वो पता क्या लिखेगा, वो लिखेगा मैंने गुड्स खरीदा। जैसे मान लो मेरा पेन बेचने का काम है, पेन खरीदता हूँ, पेन बेचता हूँ, तो अगर मैं कहीं से पेन खरीदूंगा तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में ये नहीं रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने पेन खरीदा, बल्कि मैं क्या लिखूंगा कि मैंने गुड्स खरीदा या फिर मैंने गुड्स बेचा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो गुड्स होता है गाइस, इसमें दो चीज़ें निकल कर आती हैं। ये जो गुड्स होता है इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। क्या? सबसे पहले हम गुड्स को परचेज करते हैं। जैसे मान लो मेरा काम है, ये पेन जो मेरे हाथ में है, इस पेन को मैं खरीदता और बेचता हूँ, तो ये मेरा गुड्स कहलाएगा। ठीक है, मतलब मैं पेन का बिजनेस करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मान लो मुझे पेन बेचना है, तो पेन बेचने के लिए पहले मुझे पेन खरीदना पड़ेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि मेरा गुड्स होता है, उसको बेचने के लिए सबसे पहले मैं उसे क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ। यानी किसी भी होलसेलर से या किसी भी पब्लिशर से मैं क्या करूँगा, जो पेन है उसको परचेज करूंगा। फिर उसके बाद क्या करता हूं, जो गुड्स मैंने परचेज किया उसे आगे मैं रीसेल कर देता हूं, यानी कि बेच देता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद जो परचेज होता है गाइस, परचेज भी दो कैटेगरी से होता है, मतलब दो टाइप से हम परचेज करते हैं किसी भी गुड्स को। एक तो कैश बेसिस। सर कैश बेसिस का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो मैंने कहीं से गुड्स खरीदा और उसका पेमेंट तुरंत कर दिया, तो उसको बोलते हैं कैश बेसिस पे मैंने परचेज किया। क्रेडिट बेसिस पे मतलब जैसे मान लो मैंने आपसे कोई भी सामान खरीदा, मतलब कोई भी गुड्स मैंने आपसे खरीदा क्रेडिट बेसिस पर। क्रेडिट बेसिस का मतलब होता है मैंने सामान खरीदा लेकिन आपको मैंने तुरंत पेमेंट नहीं किया, मैंने कहा कि इसका पेमेंट मैं आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कर दूंगा, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बेसिस पे परचेज करना। इसी तरीके से जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं, यानी जो गुड्स हम खरीद के लाए थे, जब हम उसको बेचते हैं कस्टमर को, तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक तो कैश बेसिस, जैसे मान लो मैंने आपको पेन बेचा और आपसे तुरंत मैंने पैसा ले लिया, तो उसको बोलते हैं कैश बेसिस पे सेल करना। ठीक है, कैश बेसिस पे बेचना। और क्रेडिट बेसिस पे मतलब जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पेन खरीदा और आप करो कि सर इसका पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई, ये जो सेल मैंने किया, इसको बोलते हैं क्रेडिट बेसिस पे सेल करना। तो कहने का मतलब जब हम परचेज करते हैं, फिर से सुनो, हम जब परचेज करते हैं तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश बेसिस या फिर क्रेडिट बेसिस। उसी तरीके से जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो वो भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश बेसिस पे या तो क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको गुड्स के बारे में गुड्स क्लियर हो गया होगा कि गुड्स का क्या मतलब होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, गुड्स का मतलब होता है कोई भी बिजनेसमैन, दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज़ में वो डील कर रहा है वो उसका गुड्स कहलाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में अलग अलग प्रकार का गुड्स हो सकता है। जैसे मिल्क व्यापारी के लिए गुड्स क्या है, मिल्क है। फर्नीचर व्यापारी के लिए वुड क्या है, गुड्स है। ठीक है, मेडिसिन, ये जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं उनके लिए गुड्स क्या है, मेडिसिन है। एक किराने की दुकान वाली, तो किराने में रखा गया वो हर आइटम जिसमें वो डील करता है, वो सारे आइटम क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, आइए आज की जो नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है दैट इज परचेज। अब देखो परचेज के साथ अकाउंट लिखा हुआ है, तो अभी इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा कि अकाउंट क्या होता है या परचेज के साथ अकाउंट क्यों लिखा। आप सिंपल ये समझिए कि परचेज का मतलब क्या होता है। तो परचेज का मतलब क्या होता है गाइस, खरीदना, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। ठीक है, देखो कोई भी गुड्स यानी कोई भी सामान हम क्यों परचेस करते हैं, ताकि उसको हम आगे क्या कर सकें, रीसेल कर सकें। या फिर कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे देखो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब जो गुड्स को अपने यहाँ खुद बनाती है, तो वो सबसे पहले क्या खरीद, वो बना बनाया सामान नहीं खरीदती, वो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदती। जैसे मैं एक कारपेंटर की बात करूँ तो आपको क्या लगता है, कारपेंटर डायरेक्ट सोफा या डायरेक्ट बेड खरीदता नहीं, वो सबसे पहले लकड़ी खरीदता है और उस लकड़ी को कन्वर्ट करता है चेयर में या फिर बेड में। ठीक है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वाला इंसान यानी जिसका काम है मैन्युफैक्चर करना, सामान को खुद बनाना, तो वो सबसे पहले क्या खरीदता है, रॉ मटेरियल, फिर उससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है, देन उसको रीसेल करता है। तो वहीं पे यहाँ लिखा हुआ है कि जो टर्म, जो परचेज वाली टर्म है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हम परचेज ऑफ गुड्स यानी गुड्स को परचेज करें, बना बनाया सामान खरीदें, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वो सबसे पहले क्या करेगी, रॉ मटेरियल को परचेज करेगी, फिर उससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगी, फिर उसको आगे क्या कर देगी, रीसेल कर देगी। फिर लिखा हुआ आर फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट, वही जो मैंने कहा कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वो सबसे पहले क्या करती है, रॉ मटेरियल को परचेज करती है, फिर उसको वो कन्वर्ट करती है फिनिश्ड स्टॉक में और उसके बाद उसको बेचती है। अभी आगे मैं और अच्छे से इसको समझा रहा हूँ कि प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। आगे लिखा हुआ विच आर टू बी सोल्ड, और ये जो चीज़ें यानी जो गुड्स हम परचेज करते हैं उसको हम आगे क्या कर देते हैं, रीसेल कर देते हैं। फिर आगे लिखा हुआ इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। मैंने पहले भी बता दिया कि जब हम गुड्स को परचेज
करते हैं तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश बेसिस या फिर क्रेडिट बेसिस पे। तो बेसिकली परचेज का मतलब होता है किसी भी गुड्स को या किसी भी सामान को खरीदना, ठीक है, आगे रीसेल करने के लिए, या कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करना ताकि हम उससे कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकें और बना करके उसको आगे रीसेल कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ देखो लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी अगर हम कोई भी गुड्स कैश पे परचेज करते हैं, आर टर्म्ड एज कैश परचेज, तो उसे क्या बोला जाता है, कैश परचेज बोला जाता है। एंड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर हम सामान यानी जो गुड्स है अगर हम उसको उधार पर खरीदते हैं तो आर टर्म्ड एज क्रेडिट परचेज, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट परचेज बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस आपका आता है सेल्स अकाउंट। अब ये सेल्स अकाउंट क्या होता है इसको समझो, या फिर एक सेकंड पहले मैं गुड्स का एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है, गुड्स का एग्जांपल बता देता हूँ जो अभी मैंने आपको समझाया था। देखो जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो ये एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है गाइस, एक सेकंड, देखो ये एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा मोटर कंपनी। अब टाटा मोटर कंपनी का काम क्या है, कार बनाना, ट्रक बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसका काम है। तो टाटा मोटर कंपनी, पता है आपको क्या लगता है टाटा मोटर कंपनी बनी बनाई कार या बना बनाया ट्रक परचेज करती है? नहीं। देखो टाटा मोटर कंपनी सबसे पहले क्या करती है, कुछ रॉ मटेरियल परचेज करती है जिसकी हेल्प से वो क्या करती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि कार या फिर ट्रक बनाती है। जैसे कि स्टील को परचेज करना, टायर को परचेज करना, ट्यूब को परचेज करना, लाइट को परचेज करना, पेंट को परचेज करना, या और अदर चीज़ें जो एक कार को बनाने में लगता है या जो एक ट्रक को बनाने में लगता है, तो उनका वो रॉ मटेरियल परचेज करती है। बनी बनाई कार या बना बनाया ट्रक वो परचेज नहीं करती। तो ये जो सारी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल कंपनी परचेज करती है, स्टील, टायर, ट्यूब, लाइट, पेन, इसको बोला जाता है गाइस गुड्स। और इसी की सहायता से, यानी ये जो रॉ मटेरियल है इसी की हेल्प से वो क्या करती है, सबसे पहले उसको मैन्युफैक्चर करेगी। मैन्युफैक्चर करने का मतलब इन सारी चीज़ों से को वो असेंबल करेगी। असेंबल करने के बाद वो क्या करती है, उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि कार या फिर ट्रक बनाती है। और जब ट्रक या फिर कार बन जाता है तो आगे उसको क्या कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसको बेच दिया जाता है, ठीक है। फिर से समझो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे पहले क्या करती है, कोई भी सामान बनाने से पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करती है। जैसे टाटा कंपनी स्टील परचेज करती है, टायर परचेज करती है, ट्यूब परचेज करती है, लाइट परचेज करती है या फिर पेंट परचेज करती है। फिर क्या करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि कार या ट्रक जब बन जाता है तो आगे क्या करती है, उसको बेच देती है। तो टाटा कंपनी ये सारी चीज़ें यानी कि स्टील, टायर, ट्यूब, लाइट, पेंट, ये सारी चीज़ें जो वो परचेज कर रही है, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि कार या फिर ट्रक बनाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं क्या, जैसे मान लो एक स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप समझते हो, जहाँ से आप पेन, कॉपी, है ना, ये सारी चीज़ें परचेज करते हो। जैसे देखो ये एक स्टेशनरी शॉप है। आपको क्या लगता है कोई भी स्टेशनरी शॉप वाला जो सामान बेचता है, जैसे कि बुक हो गया, जैसे कि कॉपी हो गया, जैसे कि पेन हो गया, जैसे कि पेंसिल हो गया, जैसे कि रबर हो गया, आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें वो खुद बनाता है या बनी बनाई वो खरीदता है? सर बनी बनाई खरीदता है, ठीक है। तो देखो कोई भी स्टेशनरी वाला वो क्या करता है, वो बुक परचेज करता है, वो कॉपी परचेज करता है, वो पेन परचेज करता है, वो पेंसिल परचेज करता है, वो रबर परचेज करता है। तो ये सारी चीज़ें वो खुद नहीं बनाता, वो बनी बनाई परचेज करता है और उसमें कुछ प्रॉफिट बेच करके उसको आगे क्या कर देता है, बेच देता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेशनरी वाला जो बनी बनाई सामान या बना बनाया सामान जो परचेज करता है, ये भी उसके लिए क्या है, गुड्स कहलाता है। तो देखो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बना बनाया सामान खरीदती हैं और उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करती हैं और उसके बाद उसको रीसेल कर देती हैं। तो कोई भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो सामान को खरीदती हैं, बना बनाया सामान खरीदती हैं और आगे उसको बेच देती हैं, उसको भी गुड्स कहा जाता है। और अगर मान लो कोई दूसरी कंपनी है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो बना बनाया सामान नहीं खरीदती, वो सबसे पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, ठीक है, जैसे स्टील, टायर, ट्यूब, लाइट, ये सारी चीज़ें खरीदती हैं। फिर इसको वो कन्वर्ट करती हैं किसमें, कार या ट्रक में, फिर इसके बाद उसको बेचती हैं। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो उसका गुड्स कहलाता है। तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखो लिखा था जब मैं आपको गुड्स समझा रहा था, सॉरी परचेज समझा रहा था, तो देखो यहाँ पे यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा था। मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा था, कह रहा था द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स या फिर रॉ मटेरियल। यानी जो टाटा कंपनी है, परचेज ऑफ गुड्स का मतलब जो स्टेशनरी वाला था जिसने बुक, पेन, कॉपी, पेन, रबर, पेंसिल, ये सारी चीज़ें खरीदा था, उसने बना बनाया सामान खरीदा
ताकि वो आगे क्या कर सके, रीसेल करे। तो वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। लेकिन जो टाटा कंपनी है वो क्या खरीदती थी, रॉ मटेरियल खरीदती थी, और उस रॉ मटेरियल की हेल्प से वो क्या करती थी, कार या ट्रक बनाती थी, फिर उसको आगे बेच देती थी। तो वही लिखा हुआ आर फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो टाटा कंपनी क्या करती है, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेस करती है, फिर उससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि कार या फिर ट्रक बनाती है, फिर इसके बाद उसको बेच देती है, विच आर टू बी सोल्ड, जिसको आगे वो बेच देती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसके लिए गुड्स कहलाता है या फिर वो परचेज कहलाता है। ठीक है, इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स है उसको हम कैश भी खरीद सकते हैं या फिर क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम समझते हैं सेल्स का क्या मतलब होता है। देखो, सेल्स का मतलब होता है बेचना। इसमें लिखा हुआ द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल का इस्तेमाल हम कब करते हैं, मतलब ये जो सेल्स अकाउंट है इसका इस्तेमाल हम अकाउंट्स में तब करते हैं जब हम सामान को बेचते हैं, यानी जब हम कस्टमर को सामान बेच देते हैं तब हम इसका इस्तेमाल, यानी इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं सेल्स अकाउंट। विच आर डील्स बाई द फर्म, जिसमें फर्म क्या कर रही है, डील कर रही है। जैसे मान लो मेरा काम था पेन को खरीदना और पेन को बेचना, तो सेल्स अकाउंट ये टर्म मैं कब इस्तेमाल करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब मैं पेन को बेचूंगा, यानी कस्टमर को जब भी मैं पेन को बेचूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि मैंने सेल्स कर दिया, सेल्स अकाउंट में लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसी में डील कर रहा हूँ। आगे लिखा हुआ दीज गुड्स में बी परचेज्ड फॉर रीसेल, यानी ये जो गुड्स है वो मैं परचेज करता हूँ या तो रीसेल के लिए, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे वही बात, फिर भाई जो सामान टाटा कंपनी खरीदती है तो उसके लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल, और वो क्यों खरीद रही है, ताकि उससे वो क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, यानी कि कार या फिर जो ट्रक है उसको बना सके। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी वाले की, तो वो बुक, पेन, कॉपी, पेंसिल, रबर, ये सारी चीज़ें खरीदता था। क्यों, ताकि वो आगे उसको रीसेल कर सके। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ द टर्म सेल इंक्लूड कैश एंड क्रेडिट सेल्स, यानी जो सेल्स है इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश बेसिस पे या तो क्रेडिट बेसिस पे। आगे लिखा हुआ व्हेन गुड्स सोल्ड फॉर कैश दे आर टर्म्ड एज कैश सेल्स, यानी अगर हम सामान को, जैसे मान लो आप कस्टमर हो, मैं दुकानदार हूँ, मैं आपको सामान बेच रहा हूँ कैश पर, यानी आपसे तुरंत कैश ले रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे, कैश सेल्स। और आगे लिखा हुआ व्हेन सोल्ड ऑन क्रेडिट, और अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं क्रेडिट पर, यानी मैंने आपको सामान बेचा और आपने कहा कि इसका पेमेंट मैं बाद में करूंगा, मैंने कहा ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स वाली टर्म है ये कब इस्तेमाल की जाती है, जब हम सामान को बेचते हैं। और जो सेल होता है ये दो तरीके से हो सकता है, तो कैश बेसिस, यानी हमने आपको सामान बेचा और आपसे तुरंत पैसा ले लिया तो उसको बोलेंगे कैश सेल्स। और अगर हमने आपको सामान बेचा, आपने तुरंत उसका पेमेंट नहीं किया, आप उसका पेमेंट बाद में करोगे, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यानी जो टाटा कंपनी है जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करना, तो ये जो रॉ मटेरियल परचेज करती है इसके लिए क्या है, गुड्स है। वहीं अगर हम स्टेशनरी शॉप की बात करें, यानी जिसको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये बना बनाया सामान खरीदती हैं और आगे उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करती हैं, उसके बाद उसको बेच देती हैं, तो ये भी इसके लिए क्या है, गुड्स है। ठीक है, आइए इसके बाद हम एक नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टॉक। ठीक है, क्या नाम है गाइस इसका, स्टॉक। स्टॉक का जो दूसरा नाम होता है वो होता है इन्वेंट्री। तो अगर आपको कहीं पे इन्वेंट्री वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, स्टॉक। तो स्टॉक कह लो या फिर इन्वेंट्री कह लो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। आइए समझते हैं स्टॉक का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉक इज अ टेंजिबल असेट्स। सर ये टेंजिबल असेट्स क्या है, डोंट वरी गाइस, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि टेंजिबल असेट्स क्या है। अभी इतना समझ लो कि स्टॉक क्या है, एक टेंजिबल असेट्स है। वैसे मैं बता दूं, टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी असेट्स जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। हेल्ड बाय द इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब होता है फर्म यानी कि बिजनेस, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। अब जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझो। जैसे मान लो ये जो टाटा कंपनी है, ये जो टाटा कंपनी है, अगर इसके गोडाउन में मान लीजिए स्टील, टायर, ट्यूब, लाइट, पेंट, इन सारी चीज़ों का स्टॉक है। स्टॉक का मतलब एक पर्टिकुलर डेट पर किसी भी बिजनेस के पास किसी भी चीज़ का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बताओ ये सब है क्या, रॉ मटेरियल है। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका काम है प्रोडक्शन करना, अगर उसके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो मुझे खाली इतना बताओ, रॉ मटेरियल का स्टॉक वो क्यों रखेगी, उसको बेचने के लिए या उसको प्रोडक्शन करने के लिए। सर प्रोडक्शन करने के लिए। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस रॉ मटेरियल को वो आगे क्या करेगी, उससे प्रोडक्शन करेगी, यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगी, फिर इसके बाद क्या करेगी, उसको सेल करेगी। अच्छा दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे मान लो स्टेशनरी शॉप है, उसके पास बुक,
कॉपी, पेन, पेंसिल या फिर रबर, इन सारी चीज़ों का स्टॉक है। पर्टिकुलर डेट पर इनकी दुकान में इन सारी चीज़ों का ढेर सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो बताओ ये अगर इन सारी चीज़ों का स्टॉक स्टेशनरी शॉप के पास पड़ा हुआ है तो इसका वो क्या करेगी, इससे वो प्रोडक्शन करेगी या इसको आगे रीसेल करेगी? सर इसको रीसेल करेगी। तो आपको समझ में आ रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है उसका आगे क्या काम होता है, प्रोडक्शन करना, यानी उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। लेकिन कोई भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, यानी जो बना बनाया सामान खरीदती हैं, उसके पास अगर इन सारी चीज़ों का स्टॉक होता है तो उसका आगे काम क्या होता है, रीसेल करना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक एक टेंजिबल असेट्स है, ये बता दिया मैंने। फिर कह रहा कि द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स, यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो उससे वो क्या करेगी, आगे प्रोडक्शन करेगी। लेकिन अगर किसी भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास, जैसे स्टेशनरी वाला, उसके पास जो भी स्टॉक है पेन का, कॉपी का, रबर का, पेंसिल का, उसको वो आगे क्या करेगी, सेल करेगी। यानी उसका काम है रीसेल करना, यानी कि गुड्स को बेचना। ठीक है। इसके बाद फिर देखो एक दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कह रहा कि गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, यानी जो गुड्स अभी बचा हुआ है, जो अनसोल्ड है, जो अभी बिका नहीं है। जैसे मान लो कोई स्टेशनरी वाला है या कोई राशन वाला है, उसकी दुकान में जो सामान बचा हुआ है, अगर आप एक पर्टिकुलर डेट पर ये चेक करो कि किसी की बिजनेस में कितना सामान बचा हुआ है जो अभी बिका नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। या फिर आगे लिखा हुआ है अनयूज्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास किस चीज़ का स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा। तो अगर मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास अभी रॉ मटेरियल का स्टॉक है जो अभी अनयूज्ड है, अनयूज्ड का मतलब जिससे अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बने हैं, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, स्टॉक बोला जाएगा। यानी एक लाइन में अगर मैं आपको डिफाइन करूं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो गाइस स्टॉक का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर डेट पर जब हम किसी भी बिजनेस में ये चेक करें कि उसके पास बिना बिका हुआ सामान या वो रॉ मटेरियल जिससे अभी गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं किए गए हैं वो कितना बचा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो किसी भी पर्टिकुलर डेट पर स्टॉक को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। एक को बोलते हैं, देखो स्टॉक बेसिकली दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक और एक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक हेल्ड एट बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी मान लो अगर आप साल के शुरुआत में, यानी कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है गाइस और 31 मार्च को ख़त्म होता है। देखो बिजनेस में यानी अकाउंटेंसी में हम ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर की ही बात करेंगे, यानी फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो अगर हम किसी भी बिजनेस में 1 अप्रैल को यानी साल के शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर हम ये चेक करें कि उसकी दुकान में या उसके बिजनेस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का हो, ठीक है, यानी अगर कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर सी बात है बना बनाया सामान का स्टॉक होगा जिसको वो आगे रीसेल करता है, या फिर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो उसके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा जिसका अभी यूज नहीं हो पाया है, मतलब जिससे अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 31 मार्च। अगर मान लो हम 31 मार्च यानी कि साल के अंत में अगर हम किसी भी बिजनेस में ये जाकर के चेक करें कि उसकी बिजनेस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो या फिर अगर कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बना बनाया सामान है, जैसे अगर हम बात करें स्टेशनरी शॉप की तो उसके पास कितनी बुक है, कितनी कॉपी है, कितनी पेन है, कितनी स्टॉल है। तब ये चीज़ कब चेक करते हैं, जब हम 31 मार्च को यानी साल के अंत में चेक करते हैं तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और अगर साल के शुरुआत में यही सारी चीज़ें चेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक चेक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक की ही। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टॉक में भी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी स्टॉक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरे पार्ट को बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। यानी किसी भी बिजनेस के पास या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है, इसमें देखो लिखा हुआ इट कंप्राइजेज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। जैसे अगर हम टाटा कंपनी की बात करें तो टाटा कंपनी में रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट करें। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और एंड ऑफ द ईयर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो अगर हम मान लो टाटा कंपनी में ये चेक करें कि टाटा कंपनी के पास कितना स्टील पड़ा हुआ है, कितना टायर पड़ा हुआ है, कितना
जो है ट्यूब पड़ा हुआ है, कितना लाइट पड़ा हुआ है, कितना पेंट पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक, जिससे वो आगे क्या करेगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगी, यानी कि कार या ट्रक बनाएगी। तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है एक ऐसा स्टॉक, ठीक है, जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। जैसे मान लो टाटा कंपनी है, उसका काम क्या है, मोटर कार बनाना। अब जैसे मान लो वो कोई गाड़ी बना रही है, गाड़ी में सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी चीज़ें लगा दी गई हैं, सारी चीज़ें बन गई हैं, बस गाड़ी को पेंट करना बाकी है। और गाड़ी में मान लीजिए चक्के यानी कि पहिया लगाना अभी बाकी है। तो बिना चक्के के क्या आप गाड़ी चला सकते हो? नहीं चला सकते। बिना पेंट किए हुए गाड़ी आप बाहर ले जा सकते हो चलाने के लिए, या फिर उसको खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। इसका मतलब वो कार अभी बनकर तैयार नहीं है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो जब टाटा कंपनी में वो सारे स्टॉक, इट इज, देखो यहाँ लिखा ना, इट इज स्टॉक इन प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड, दे आर पार्सली फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी जो अभी पार्सली फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो आधे अधूरे हैं, अभी पूरे तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ, अगर उसका स्टॉक है कंपनी के पास, तो उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो अभी इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, उसका स्टॉक जब हम चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर हम बात करें फिनिश्ड गुड्स की, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो इसका मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स दैट हैव कंप्लीटेड द मैन्युफैक्चरिंग, जो बनकर तैयार हो गया हो। जैसे शोरूम में पड़ा हुआ जो ट्रक है, शोरूम में टाटा कंपनी के पास जो पड़ा हुआ जो कार है, इन सारी चीज़ों का, यानी जो बनकर बिल्कुल तैयार है, अगर उसका स्टॉक हम चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो स्टॉक तीन तरीके से हो सकता है। स्टॉक का मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिनसे अभी सामान बनाना है, जिनसे अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी आधा अधूरा है, जो कंप्लीटली बनकर तैयार नहीं है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो बिल्कुल बनकर तैयार है, ठीक है, या फिर जो शोरूम में पड़ा हुआ है बिकने के लिए, कार या फिर ट्रक, ठीक है, उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक या फिर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो आई होप आपको स्टॉक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टॉक का मतलब होता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर ये चेक करें कि उस कंपनी के पास कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक है, कितना स्टॉक है जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, और कितना सामान ऐसा है जो बिल्कुल बनकर तैयार है, ठीक है। आइए इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है अकाउंटेंसी की या अकाउंटिंग या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब क्या होता है गाइस? खरीदना। रिटर्न का मतलब वापस करना। तो परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो सामान हमने खरीदा उसको वापस कर दिया किसी भी रीजन से, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। देखो इसमें लिखा हुआ इट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। इसको याद रखना, ध्यान से गाइस, ये आगे बहुत काम आएगा आपके। जो परचेज रिटर्न होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है गाइस? रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। आगे लिखा हुआ गुड्स परचेज्ड में बी रिटर्न फॉर एनी रीजन, यानी गुड्स को हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं किसी भी रीजन से। वैसे देखो हम गुड्स को कब रिटर्न करते हैं? एग्जाम्पल लिखा हुआ है डिफेक्ट इन क्वालिटी, यानी जैसे मान लो हमने कोई भी गुड्स परचेज किया, उसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट आ गया। जैसे आपने देखा होगा हम फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से कोई भी सामान मंगाते हैं, बाद में उसको हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कब करते हैं? तो गाइज देखो कोई भी सामान हम रिटर्न कब करते हैं? जैसे मान लो हमने कोई भी सामान ऑनलाइन, आपने देखा होगा जब हम मंगाते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट से मंगाते हो या फिर अमेजोन से मंगाते हो, तो उसको हम रिटर्न कब करते हैं? जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है या फिर क्वालिटी में ख़राब होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो वही आगे लिखा हुआ गुड्स सो रिटर्न ऑल कार्ड परचेज रिटर्न, यानी कोई भी सामान हमने खरीदा, उसकी क्वालिटी में या किसी और रीजन से हमने क्या कर दिया? उसको वापस कर दिया। तो जब हम परचेज किया हुआ सामान, यानी जो सामान हमने परचेज किया था उसको हम अगर वापस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, या फिर उसका दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। आज का जो लास्ट है गाइस वो है सेल्स रिटर्न। इसको समझते हैं। सेल्स का मतलब क्या होता है गाइस? बेचना। और रिटर्न का मतलब होता है वापसी। तो जब हम किसी भी कस्टमर को सामान बेचते हैं और वो कस्टमर अगर हमको वापस कर दे, जैसे मान लीजिए आपको मैंने सामान बेचा और आपको लगा कि ये सामान खराब है या डिफेक्ट है क्वालिटी में या किसी कोई और रीजन है, उसकी वजह से आपने मुझे वापस कर दिया, ठीक है। तो जब कस्टमर कोई सामान वापस करता है किसी बिजनेसमैन को, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, यानी कि गुड सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय कस्टमर आर कॉल्ड सेल्स रिटर्न। यानी जब हम किसी भी कस्टमर को सामान बेचते हैं और वो कस्टमर किसी भी रीजन से अगर वो बिजनेसमैन को क्या करता है? सामान वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, तब वहाँ हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करेंगे? सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज जो मैंने 7 टर्म का इस्तेमाल किया, 7 टर्म के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अभी और भी बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो मैं बार बार यूज़ करूँगा आगे के चैप्टर्स में, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी
ज़रूरी है, तभी आपको आगे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब होता है गाइस, कुछ ऐसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं अकाउंटेंसी में जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज़ हम बार बार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है उसको आप समझ पाएंगे। नहीं तो जैसे मान लो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने मान लो आपको बोला डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, तो ये सारी टर्म हैं जिसको आप अभी शायद नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आगे जब इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लूँगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही।